हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 6 मई और 6 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे दोस्तों, सेशन के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने आपसे पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के बांगर क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो हरियाणा का जो बांगर क्षेत्र है या बांगर क्षेत्र जिसको बोलिएगा आप लोग, तो ये राजस्थान के साथ जो शुष्क रेतीले उच्च भूमि क्षेत्र जहां पे रेत के टीले स्थानांतरित होते हैं उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है आपका। और इसमें जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, एक तो जिला आता है इसमें सिरसा जिला आता है, सिरसा के अलावा आता है इसके अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट आता है, हिसार का ही पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भिवानी आता है, और के साथ साथ महेंद्रगढ़ भी आता है। ये तो पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसके अंदर आते हैं। बाकी भी डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जैसे थोड़ा बहुत हिस्सा आपका रेवाड़ी का भी है, आपका थोड़ा बहुत हिस्सा नूह का भी है, और ये भी है। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए टिक करने हैं वो सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं खादर की बात कर लेता यहीं पे, अगर यही क्वेश्चन पूछ लेते खादर का मतलब, अच्छा ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेत के या बालू के टीले होते हैं जिनको सैंड डून्स कहते हैं, इंग्लिश मीडियम अगर आप लोगों, तो इनको कहा क्या करते हैं, इनको कहते हैं सैंड डून्स के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आपको यही इलाका पूछा जाता है खादर का इलाका, मान लेते हैं एग्जांपल से क्वेश्चन में लिखा होता खादर वाला, तब आप लोगों को जवाब देना होता है यमुना नदी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी के थ्रू जो बनाए गए बाढ़ के मैदान हैं या नए जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे पर्टिकुलर अब हरियाणा का अपना इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ सकता है, तो हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आ सकता है इसके अंदर आ सकता है करनाल जिला आ सकता है, करनाल के अलावा इसके अंदर आ सकता है पानीपत आ जाएगा, पानीपत के अलावा इसमें सोनीपत आ जाएगा, और इसके अलावा इसमें फरीदाबाद भी आ जाएगा, आपका फरीदाबाद है। इसके अलावा इसमें पलवल भी आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं जिलों से तो यमुना नदी बहती है ना आपकी, इसी करके मुख्य रूप से। एक बार सेम क्वेश्चन ये HPSC का ही पहले आया हुआ था, बस में फरीदाबाद पलवल नहीं था, इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत था, ये दो डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रखे थे, तो उसके आंसर में यही ठीक थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी खेती ज्यादा ही होती है। ये खादर और जो आपको बांगर वाला क्षेत्र है जानते होंगे आप लोग। जैसे मान के चलो कि ये नदी की तलहटी का जो इलाका होता है ना उसको आप लोग खादर यानी कि न्यू सॉइल के नाम से जाना करते हैं। ये न्यू सॉइल होती है, जो किनारों पे होती है वो बांगर सॉइल होती है, जो एक्चुअली ओल्ड सॉइल कहलाती है। कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं इसमें, ये उपजाऊ ज्यादा होती है, ये उपजाऊ भी कम होती है। एक इसमें पर्टिकुलर आती है भांगर, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आती है भांगर, भांगर ये बांगर बागर लिखा हुआ है बागर, या ये लिखा होता है भांगर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। ये पुराने जलोढ़ के जो मैदान होते हैं ना उसको कहा करते हैं हम लोग भांगर, ठीक है। जो पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं, पुराने जलोढ़ मैदान, नए जलोढ़ के मैदान है उसमें तो खादर हो जाएगा, लेकिन पुराने जलोढ़ के मैदान है वो आपके पास में हो जाएगा, कौन सा, भांगर हो जाएगा। अब इसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के कौन से आएंगे सर, इसमें हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट आता है, एक तो रोहतक आता है इसमें, एक इसमें हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें एक हरियाणा का कैथल आता है, कुछ हिस्सा हालांकि फतेहाबाद का भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आप 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखें, ठीक है। एक और सवाल बताता हूं मैं आप लोगों को। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है घर या कंडी, ये तो आपके HSSC के सवाल में भी पेपरों में भी आ चुका है। अब घर और कंडी जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए शिवालिक का, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां याद आनी चाहिए आपको, और शिवालिक का जो तलहटी वाला इलाका है या उबड़ खाबड़ जितना भी है वो। और जब भी मैंने शिवालिक जिक्र किया है, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, यकीनन आप आंसर कर गए होंगे, आपके दिमाग में अभी अभी आ गया होगा। एक तो जिला पंचकुला आ गया होगा, एक अंबाला आ गया होगा, और एक डिस्ट्रिक्ट आ गया होगा यमुनानगर आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई और डिस्ट्रिक्ट याद करने भी नहीं है, क्योंकि शिवालिक की तलहटी वाला क्षेत्र यही है आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे देना होता यमुना नदी से बने बाढ़ के मैदान है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ होता खादर लिखा होता, तो ये आंसर करते हम लोग, ठीक है। बी ऑप्शन में कहा है जैसे कि अवनिका वाली भूमि, विशेष रूप से शिवालिक की तलहटी। शिवालिक की तलहटी का जब भी बात की जाए ना तो आप लोग कह दीजिएगा घर, कह दीजिएगा, इनको घर कहते हैं, कंडी कह सकते हैं, या चोस भी कहते हैं इनको, चोस, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। और जो डी ऑप्शन है रोहतक और सोनीपत का बीच का जो इलाका आता है, उपजाऊ निचले दोमट मैदान होते हैं ना, ये वाले इलाके कौन से होते हैं, इसको भांगर वाला इलाका कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, भांगर। अभी मैंने बताया ना रोहतक, जींद, कैथल, ये वाला इलाका आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना।
तो बागर क्षेत्र वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो जो बागर क्षेत्र वाले लोग जो है ना ये बागड़ी बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। बागड़ी लैंग्वेज है इनकी, बागड़ी बोली है कह सकते हो, लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा, बोली है ये बागर क्षेत्र के अंदर। और अक्सर इन इलाकों के अंदर जो मिट्टी है ना वो बह जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे मीडियम से उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी नहीं है ये। यहाँ पे घग्गर और मारकंडा के आसपास के मैदान भी रहते हैं। घग्गर नदी तो यहाँ पे है ही है, जैसे सिरसा में तो घग्गर नदी बहती है आप ना। तो होप आप इस सवाल पूरे को समझ गए होंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर रहेगा कि मई 2026 में आसाम में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए हरियाणा के किस नेता को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक पौंडुचेरी, या उसको पहले कहते थे, आज के टाइम में पुडुचेरी कहते हैं, इसमें रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे एनडीए पार्टी है उसके पास में बहुमत आया है। टोटल 30 सीटें हैं जहाँ पे, और 30 सीटों के अंदर से जो बहुमत अभी निकल के आया है यहाँ पे, वो आया है निकल के किस पार्टी को सर, एनडीए पार्टी को आया है। 16 सीटें चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी करके ही, और इसके साथ साथ जो है ना और कौन सी पार्टी है यहाँ पे, और मतलब और कौन सा राज्य रहा है सर, तो और राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो और राज्य आसाम था। आसाम में भी बीजेपी के ही इलेक्शन, मतलब बीजेपी का ही जो है ना दबदबा रहा है, या बीजेपी ही जीती है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, अगला राज्य तमिलनाडु की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो तमिलनाडु के अंदर तो इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है, टीवी की पार्टी जीती है। टीवी के जो थलापति विजय हैं, एक्टर हैं एक्चुअली, और यही जीते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा इस बार का जो है ना वो कह सकते हो मुकाबला देखने को मिला था यहाँ पे। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और कौन सी पार्टी सर, और पार्टियों में तो खैर कोई बात, डीएमके वगैरह पार्टी थी यहाँ पे। और स्टेट था वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी के पास में ही बहुमत आया है। और कौन सा स्टेट रह गया था, पुडुचेरी था, आसाम था, तमिलनाडु था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है। और एक और था जैसे केरलम, केरलम के अंदर तो आम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीती है, मतलब उसमें यूडीएफ और इनका समर्थन था उसके आधार पे ही। तो 5 राज्यों के या 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के इलेक्शन थे, उसके अंदर जो जीत दर्ज हुई है या जीता जो है ना मेनली, वो आपका पर्टिकुलर स्टेट आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन कौन से पार्टी के पास में इनका बहुमत गया है। तो आपको जैसे एनडीए का याद रखना है, पुडुचेरी का ये बीजेपी समर्थित ही हो गया, यहाँ बीजेपी हो गया है, यहाँ पे आपके पास में टीवीके हो गया है, आसाम में अगेन बीजेपी हो गया है आपका। इसमें अब मुख्यमंत्री बनने के लिए ही अनिल विज अनिल विज क्या माफ करना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ना ये विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नेता चुनने के लिए केंद्रीय सह पर्यवेक्षक जो है ना इनको नियुक्त किया है अभी हाल ही में। असम के केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को असम में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है नायब सिंह सैनी, इनको सह पर्यवेक्षक यानी कि को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी नियुक्ति 5 मई को हो गई है। ये नियुक्ति भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के द्वारा की गई है। इनका टारगेट यही है कि असम में नई सरकार के लिए भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए कितने वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दी है। तो टोटल 10 वकीलों को जज नियुक्त करने की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 10 वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो कि हरियाणा के ही है वैसे रहने वाले चीफ जस्टिस, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत जी, उनकी अध्यक्षता में ही ये मंजूरी मिली है। इन 10 नामों में सबसे प्रमुख नाम है परविंदर सिंह चौहान का, जो हरियाणा के करंट के एडवोकेट जनरल है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के करंट महाधिवक्ता का नाम आपको याद रखना है, परविंदर कुमार चौहान है या परविंदर सिंह चौहान है। इसके अलावा जो इसमें मोनिका चिब्बर है, हरमीत सिंह देओल है, पूजा चोपड़ा है, सुनीश है, इसमें नवदीप सिंह है, दिव्या शर्मा, रविंदर, इसके अलावा राजेश और मिंदरजीत यादव है। हाईकोर्ट का जो इलाका अगर बात करते हैं तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट क्षेत्र में 2 राज्य पंजाब और हरियाणा आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है इसमें। इस हाईकोर्ट में टोटल जजों की स्वीकृत संख्या है 85 और करंट में अब 61 चल रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अदालत में मामलों का भारी दबाव है और इस पेंडिंग मामलों की संख्या में 4 लाख की संख्या पार है।
देखो क्या होता है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस यूं होती है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, नामों की सिफारिश करता है। ये नाम औपचारिक प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार कानून मंत्रालय के पास भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इन पे मोहर लगाती है। उसके बाद में जो है ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति और आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जजों की नियुक्ति जो है ना प्रभावी मानी जाती है। अभी रिसेंटली दो जजेस हैं उनको नियुक्त किया गया था, तभी 61 हुए थे। एक जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी और जस्टिस निरिजा कुलवंत कलसन, ये दो नए जज बने थे, तो टोटल संख्या अभी हो चुकी है 61। जस्टिस डिमरी इससे पहले यमुनानगर में जिला एवं स्तर न्यायालय में जज थे और रोहतक में थे जस्टिस कलसन। अभी करंट में टोटल जो है ना 61 हो चुके हैं। ऐसा सवाल एचएसएससी ने पहले पूछ लिया है, थोड़ा ध्यान रखना। कील नागू हरियाणा के अंदर जो है वो करंट चीफ जस्टिस हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, ध्यान रखना शील नागू। ये क्वेश्चन भी एचटेट के पेपर में आया था शायद, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा संचालित जल संरक्षण पहल है जिसका उद्देश्य हरियाणा सहित पूरे देश में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है? तो इस डिपार्टमेंट का नाम है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा, कैच द रेन। इसका आयोजक राज्य दिल्ली सरकार है और इसका इस बार का मास्कोट है नीरा। ये किताब में, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको आप लोग। नीरा मतलब शुभंकर किसका, ऐसे करके सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। दिल्ली जल बोर्ड वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए 50,000 तक की वित्तीय सहायता भी देगी। सरकार केवल पैसा ही नहीं बल्कि गड्ढे के डिजाइन, सामग्री और आकार के मानकों के लिए भी तकनीकी मार्गदर्शन भी देने वाली है। यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। और कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स, ये इस बार का इसमें टैगलाइन भी रखी गई है स्पेशली। तो टैगलाइन भी आपको याद रखना है, जहां गिरे जब गिरे वर्षा का जल संचयन है। हरियाणा में भी पंचकुला के अंदर पहले ही अभियान हुआ था पिछले साल में। मई 2026 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन को हरियाणा के किस स्थान से सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए रवाना किया गया है? ये रवाना किया गया है कुरुक्षेत्र से। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है जिसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री में यात्रा करवाई जाती है। विशेष ट्रेन है, कुरुक्षेत्र से सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई है। इससे पहले आपको याद होगा 25 जनवरी 2026 को ही ये एक फ्लाइट भी रवाना की थी हिसार एयरपोर्ट से। और हरियाणा के 9 जिलों के 800 से ज्यादा श्रद्धालु इस पहली ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। 15 मई को हरियाणा के सिरसा से श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन और भी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, ये ट्रेन महाराज सरदार सिंह जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के जन्म दिवस पर ही रवाना की गई है। यह सिखों के 5 तख्त में से एक है, जहां महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे है, जहां ये वही जगह है जहां पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। हरियाणा सरकार के द्वारा बेसहारा गोवंश को गौशाला में लाने पर प्रति गाय कितना मानदेय देने की घोषणा की गई है? तो टोटल मानदेय दिया जाएगा 600 रुपए का। बेसहारा गोवंश को गौशाला में लाने के लिए 300 रुपए प्रति बछड़ा व बछड़ी, 600 रुपए गाय का, 800 रुपए प्रति नंदी सांड का, ये दिया जाएगा सरकार की तरफ से। गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये पहल है। 4 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। और बात बता देता हूं कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन का नाम है श्रवण कुमार जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है पहले वैसे। आज का सेशन इतना ही था, आपके लिए मिलता हूं मैं अगले सेशन में कुछ अच्छे सवालों के साथ में। आप लोग इसका ठीक आंसर देना कि हरियाणवी आभूषण और वे शरीर के जिस हिस्से में पहने जाते हैं उन युगों पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताना, पुरली, हंसला, कड़ी और छाछ, इसका सही मैच करना, कौन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका। ठीक, थैंक यू।